जो कमेटीज का हाल है, कमेटीज जो है वो इररेलेवेंट बन गई हुई हैं। हाउस जो है वो इतना रेलेवेंट नहीं होता लेजिस्लेटिव प्रोसीजर में जितनी कमेटी रेलेवेंट होती है। लेकिन आज जो इन तमाम बातों के अलावा जिस चीज को मैं आज एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर के जरिए आपकी मेहरबानी से, आपके तवस्सुत से पेश कर रहा हूं कि 3 दफा का वजीर आजम नवाज शरीफ मौत और हयात की जंग लड़ रहा है, और आज से नहीं पिछले कई माह से उसकी सेहत के मुतल्लक जो है बार बार उसके डॉक्टर्स जो है वार्निंग दे रहे हैं। मुझे इस बात पे फख्र है कि वो इस मौत और हयात की जंग में भी अपनी असली जंग जो है वोट को इज्जत दो की जंग नहीं भूला, वो भी जंग साथ है। मुझे फख्र है कि मैं उसका वर्कर हूं कि उसने अपनी जान पे भी, अपनी सेहत के ऊपर भी कोई ऐसा समझौता नहीं किया जिससे उसकी असल जंग को जो है कानून की हुक्मरानी, आइन की बालादस्ती की जंग जो है वो कहीं पसे पुष्ट पड़ जाए। जनाब स्पीकर, मैं कोई पार्टीजन तकरीर नहीं कर रहा। यहां पे पिछली मेरी 2-3 तकरीरें जो है म्यूट की गई हैं। ये गैलरी वाले ऊपर बैठे हुए हैं, ये एक्सप्रेशन की आजादी, राय की आजादी की जंग लड़ते हैं। हम इस फ्लोर पे खड़े होके अगर हमें आजादी राय जो है वो मुयस्सर नहीं है तो इनको किस तरह आजादी राय मुयस्सर होगी। मेरी पिछली तकरीर 25 सेकंड म्यूट की गई, उससे पिछली तकरीर 23 सेकंड म्यूट की गई। ये किस तरह का सबसे ऐवान जो है, सबसे बालादस्त या मुक्तदर ऐवान है कि जहां पे खड़े होके मेंबर बात करते हैं तो उनकी बात को म्यूट कर दिया जाता है। मौजूदा हुक्मरानों को मेरी अकल के मुताबिक, जो भी मुझे अकल अल्लाह ताला ने वदीयत की है, कि पिछले 15-20 रोज में जब मियां साहब के प्लेटलेट्स ड्रॉप हुए और उनको अस्पताल लाया गया, उसके बाद अदालतों ने उनको रिलीफ दी और उनके बाहर जाने का कोई प्रोग्राम बना, मौजूदा हुक्मरानों ने फील किया कि वी हैव बीन लेफ्ट आउट ऑफ दिस प्रोसेस। टू एंटर बैक इनटू दिस प्रोसेस उन्होंने ये बहीमाना रवैया अपनाया जो पिछले 3-4 दिन से जिसका मुजाहरा हो रहा है। एक शख्स जिसका सब कुछ पाकिस्तान में है, उसकी सियासत, हम सियासतदानों की सबसे बड़ी जायदाद हमारी सियासत होती है। उसकी 35-40 साल की सियासत इस मुल्क में है, उसके लाखों करोड़ों वर्कर और वोटर, हमारे जैसे वर्कर इस मुल्क में हैं। वो मुल्क से जाना नहीं चाहता। मैं जाती तौर पे जानता हूं नवाज शरीफ मुल्क से जाना नहीं चाहता। मेरे सामने डॉक्टर्स ने उसको कहा कि हमने जितना इलाज हम कर सकते थे हमने किया है, हम कैपेबिलिटी है, हमें ये अहलियत है कि हम आपका इलाज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ना वो टेक्नोलॉजी हमारे पास है, ना वो वेर विदाल हमारे पास है, ना वो हमारे पास माहौल हमारे पास है जिसमें हम वो इलाज कर सकें। मेरे सामने उन्होंने कहा कि आप लंदन में इलाज कराना चाहते हैं, लंदन कराने का हम चाहते हैं। डॉक्टर्स ने कहा, यहां पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने, सरकारी डॉक्टर ने कहा कि आप बॉस्टन में जाके मैस जनरल हॉस्पिटल में कराएं, वहां पे एक छत के नीचे आपकी तमाम बीमारियों का इलाज हो सकेगा। आपको मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, आप प्लीज कहीं ऐसे अस्पताल में जाएं जहां पे आपकी तमाम डायबिटीज हैं, आपकी हार्ट की कंडीशन है, आपकी प्लेटलेट्स की कंडीशन है, आपकी गुर्दों की आपको एलिमेंट है, ये सारी के सारा आपको एक छत के नीचे आपको उस हॉस्पिटल में फैसिलिटीज मिलेंगी। बादल नखास्ता जब वो तैयार हुए इलाज के लिए, अपनी वालदा, अपने अजीजों, अपने खानदान के अफराद के प्रेशर में,
तो हमारे हुक्मरानों ने उसकी जान से खेलना शुरू कर दिया, एक चेस बोर्ड के ऊपर बैठ के कि कौन किसकी चाल को मात देता है। मैं फरूक नसीम साहब का बड़ा एहतराम करता हूं, बड़ी इज्जत करता हूं उनकी। काश के मुशर्रफ के साथ, जो मुशर्रफ की तरफ उन्होंने रवैया अपनाया था, जो आर्गूमेंट्स दिए थे, वो नवाज शरीफ के लिए भी वही आर्गूमेंट्स देते। मुशर्रफ के लिए उनके आर्गूमेंट्स मुख्तलिफ हैं और नवाज शरीफ के लिए मुख्तलिफ हैं। असूल की बात करें, माहौल के मुताबिक, मौसम के मुताबिक बात ना करें। मेरी उनसे दस्तबदस्त इस्तदा है कि वहां पे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की बात हुई, जब नवाज शरीफ के ऊपर बात आई तो 7 अरब रुपए का मुचलका जो है या स्टाम्प पेपर के ऊपर जो है भर के दिया जाए कि ये वापस आएगा। ये हम जामन बैठे हुए हैं, ये उसके वर्कर, ये एमएनए, हम जामन बैठे हुए हैं नवाज शरीफ वापस आएगा। मैंने आज से 2 महीने पहले कहा था नवाज शरीफ वापस आएगा। ये पाकिस्तान की आवाम उसको वापस लेके आएगी, रब्बुल इज्जत उसको वापस लेके आएगा। उसका 3 अदवार वज़ारत उज़्मा के उसको वापस लेके आएंगे, वो उसकी लेगेसी है। प्लीज मेरी सदा है जनाब स्पीकर, मैं आपका और इस चेयर का एहतराम करता हूं, इस ऐवान के दरो दीवार का एहतराम करता हूं, इसने मुझे इज्जत बख्शी हुई है। मैं आपकी वसातत से, इस ऐवान की वसातत से, यहां पे जितने भी मेंबर्स बैठे हैं उनकी वसातत से हुक्मरानों को ये सदा करूंगा कि नवाज शरीफ को जान को जो है पौन ना बनाएं, उसको शतरंज का मोहरा ना बनाएं। आप खड़े होकर वॉशिंगटन में कहते हैं मैं पाकिस्तान जाऊंगा, उसका एयर कंडीशनर ले लूंगा, उसका टीवी ले लूंगा। वजारत उज़्मा के ओहदे पे बैठे हुए शख्स के मुंह से ये बातें जेब नहीं देती। बड़ा ओहदा बड़ी बातें मांगता है, बड़ा ओहदा छोटी बातें नहीं मांगता। जब अल्लाह इज्जत देता है तो उस इज्जत के मुताबिक अपने रवैये भी जो है इस्तवार करने चाहिए। जनाब स्पीकर, मैं आपको 2 मिसालें देता हूं। एक मीटिंग में वजीर आजम साहब ने फरमाया कि चेक करो नवाज शरीफ की रिपोर्टें जो है ये जाली तो नहीं बन रही, कोई सैंपल उनके चेंज तो नहीं किए जा रहे। सोच देखें, सोच। जनाब स्पीकर, उसके बाद अदालत के एक अफसर ने फोन किया एक लॉ ऑफिसर को कि हम हफ्ते के रोज जो है मियां नवाज शरीफ की जमानत का केस सुन रहे हैं, हुकूमत का क्या मौकफ है। उन साहब ने जवाब दिया, मर जाए हमारी तरफ से, हमारा क्या जाता है। उस शख्स ने फिर पूछा, उन्होंने कहा मैं आपका मौकफ नहीं, हुकूमत का मौकफ पूछ रहा हूं। तो उस लॉ ऑफिसर ने फिर जवाब दिया कि हुकूमत का भी ये मौकफ है कि मर जाए क्या फर्क पड़ता है हमें। ये रवैये मैं कसम उठा के कह रहा हूं जनाब वाला कि मैं आपसे सियासी कोई जो कहे वो गिमिक्री नहीं कर रहा। ये फैक्ट है। ये इख्तिदार कल हमारे पास था, मैं उधर बैठा हुआ था, राना तनवीर और स्पीकर साहब आपकी कुर्सी में बैठे हुए थे, राना तनवीर भी उधर बैठा हुआ था। इख्तिदार में आके इंसान भूल जाता है, वो इतना इंसुलेट हो जाता है इख्तिदार के आराम से, इख्तिदार की जो ट्रैपिंग्स होती हैं, इतना इंसुलेट हो जाता है। उसको बाहर की आवाज, वो देखे ना 17 रुपए के टमाटर बेच रहा किलो का शेख, 17 रुपए के बेच रहा है, और 2 साल पहले 4 साल पहले भी ये रेट नहीं था। आप कैसे कैसी जियारतें ले आए पाकिस्तान में। कैसी कैसी जियारतें ले आए आप। जनाब वाला, लेट्स ब्रिंग सम सिविलिटी इन आवर एटीट्यूड्स। ये मुचलका 7 अरब रुपए का, इसकी कोई वक़्त नहीं है, इसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत के पस मंजर में यह बड़ी मोहलक चीज है।
ये पाकिस्तान की सियासत को गदला कर देगी। गदली हो चुकी है हमारी सियासत। सियासत गाली बन चुकी है। हमारे जो बिहेवियर्स हैं सियासत के अंदर, वो इस नई जनरेशन जो इस मुल्क की है उसके लिए काबिल तकलीद नहीं है। जनाब स्पीकर, चार साल मियां नवाज शरीफ वजीर आजम रहा पिछली टेन्योर में, 1 साल शायद खाकान अब्बासी रहा। परवेज खटक साहब यहां पे तशरीफ नहीं रखते। मैं चाहता था कि वो यहां पे होते। जनाब स्पीकर, 1993 से नेट हाइडल प्रॉफिट का मसला पेंडिंग था। परवेज खटक साहब हमारे पास लेके आए, आप उनसे पूछ लें, इस ऐवान में उनसे पूछें, इस ऐवान को गवाह बना के पूछें कि कहीं ख्वाजा आसिफ ने, मिनिस्टर ऑफ वाटर एंड पावर जो उस वक्त था, नेगेटिव एटीट्यूड शो किया? उनको यह एहसास होने दिया कि वो एक मुखालिफ पार्टी की जो है वो क़यादत कर रहे हैं एक सूबे के अंदर? जब उन्होंने हमारे साथ मोमन डैम की बात की, हमने कहा हमारे साथ है, हम बिल्कुल बनाएंगे मोमन डैम को, और हमने इनिशिएट किया उसको। हमने कभी एहसास नहीं होने दिया उनको। मियां नवाज शरीफ की ब्लेसिंग्स थी। ये एटीट्यूड मियां नवाज शरीफ का था। जब हम बरसरे इक्तदार आए, हमें ये हमारे इत्तेहादी कहते थे कि आप हमारे साथ सर पे हाथ रखें, हमारे साथ तावन करें, हम ये पीटीआई की हुकूमत केपी में नहीं बनने देंगे। मियां नवाज शरीफ ने कहा कि उनको वहां पे मैंडेट मिली हुई है, मैं उन मैंडेट का एहतराम करता हूं। आजाद जम्मू कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, वहां भी हमें ऑफर थी कि हम उस हुकूमत को हटा सकते थे, लेकिन हमने वहां भी मैंडेट का एहतराम किया। गिलगित बल्तिस्तान में जो हुकूमत थी दूसरी थी। हमेशा ये रवायत है इस मुल्क की कि फेडरल गवर्नमेंट जो है मैनिपुलेट करके सूबाई हुकूमतों का तख्ता लौटती है। हमने गवर्नर राज का जो है सामना किया हुआ है। होता रहा है माजी में, हम भी करते रहे हैं, दूसरे भी करते रहे हैं। नवाज शरीफ ने पिछले दौर में नई रवायात को जन्म दिया। एक दफा भी कोई ऐसा इनिशिएटिव केपी में नहीं लिया गया जिससे यह बू आती हो कि नवाज शरीफ कोई बदला ले रहा है, किसी धरने का बदला ले रहा है, या किसी गाली का बदला ले रहा है, या किसी बदजुबानी का बदला ले रहा है। नहीं, उसकी हदायत थी हमारी कि आपने सिंध की हुकूमत को, केपी की हुकूमत को, दोनों का एहतराम करना है और उनको फैसिलिटेट करना है। खटक साहब आएंगे, उनसे पूछ लीजिएगा कि कहीं पे उनको यह एहसास हुआ। इतने बड़े दिल का बंदा, इतना फराख दिल बंदा, उसके लिए ये जबानें इस्तेमाल की जाएं जो ये जबान इस्तेमाल की जाती है, उसके लिए इंतकाम की आग ही न ठंडी हो। उसने क्या बिगाड़ा है आपका? सियासी मुखालिफ एक दूसरे के होते हैं। मैं भी इलेक्शन लड़ता हूं अपने मुखालिफों के खिलाफ, आप भी लड़ते हैं, ये मेरे भाई जो यहां पे बैठे हुए हैं सब लड़ते हैं, लेकिन वो जाती दुश्मनियों में तो तब्दील नहीं हो जाते। आप उनकी जान के दुश्मन तो नहीं बन जाते। आपको ऐसा माहौल या ऐसी हरकत तो नहीं करते जो जानलेवा हो उनके लिए। आप उनके इलाज में रखने तो नहीं डालते। आप उनको फैसिलिटेट करते हैं। उसका बदला आपको इधर भी मिलेगा और आखिरत में भी मिलेगा। अगर आपने नवाज शरीफ का रास्ता रोका और नवाज शरीफ को खुदा न खास्ता कुछ हो गया, तो आप उसकी कीमत यहां भी अदा करेंगे और आगे जाके भी अदा करेंगे। जनाब स्पीकर, मैं मुझे थोड़ा बजट हमारा बहुत ज्यादा है राज्यसभा, मेरा तो कोई कुछ नहीं लगता। इसाक डार इनका फाइनेंस मिनिस्टर, एफिडेविट है, मनी लॉन्ड्रिंग का मरकजी किरदार, शरीफ खानदान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता था, वो मफरूर है। इनका वजीर खजाना था,
बर्तानिया के अंदर बैठा हुआ है, वापस नहीं आया। इन्होंने कहा कि जिन्होंने वापस नहीं आना था वो वापस नहीं आया। एक अली इमरान किसका दामाद है? शहबाज शरीफ का, वो वहां पे बैठा हुआ है। जो नहीं आना था वो नहीं आया। मियां साहब बड़ी मोहब्बत जाग रही थी। मैं यही तो कह रहा हूं कि सेहत के ऊपर सियासत ना करे। दोनों साहिबजादों को इस वक्त मियां साहब के साथ होना चाहिए था। उनकी वालिद साहबा के लिए अगर मैं दुआ कर सकता हूं, आप दुआ कर सकते हैं, तो बेटे तो तेमरदारी भी करे। दोनों बेटे मफरूर इस वक्त, हसन नवाज मुल्क से बाहर, हुसैन नवाज मुल्क से बाहर, और शहबाज शरीफ साहब का एक साहिबजादा वो भी मुल्क से बाहर। तो जो स्पीकर साहब, जो मुल्क से इस वक्त बाहर है, जो वापिस नहीं आए, जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बातें की, वो तमाम भी शरीफ खानदान के पुत है। उनके खानदान के लोग हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग के किरदार थे, जो टीटी के किरदार थे, जो करप्शन के किरदार थे, जो मेफेयर अपार्टमेंट के ओल्ड ओनर्स थे, जो एवन फील्ड हाउसेस के ओनर्स थे। तो स्पीकर साहब ये सारे वो किरदार है जो वहां पे बैठे हुए हैं। मैं आता हूं, एक और पॉइंट इन्होंने उठाया। प्लीज वाइंड अप करें, मैंने एक और भी तकरीर देनी। स्पीकर साहब इन्होंने एक और पॉइंट उठाया। इन्होंने एक और पॉइंट उठाया कि बड़े बड़े ओहदों पे बैठने वालों को छोटी छोटी बातें नहीं करनी चाहिए। और जब प्राइम मिनिस्टर साहब अमेरिका थे तो उठाया कि बड़े बड़े ओहदों पे बैठने वालों को छोटी छोटी बातें नहीं करनी चाहिए। और जब प्राइम मिनिस्टर साहब अमेरिका थे तो उन्होंने बयान दिया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब अमेरिका में बयान दिया तो बड़े जो 2-3 बयानात दिए थे उसका तो आपने हवाला ही नहीं दिया। खत्म नबूवत के हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की। काश नामूसी रिसालत का जो प्राइम मिनिस्टर का बयान था, पूरी दुनिया की ऐवान है जिससे गूंज उठी, उसका आप हवाला दे देते। कश्मीर कास को कि जब कश्मीर की सदा अक़वाम मुत्तहिदा में गूंजी, जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, जब कश्मीर के लिए हम लड़ेंगे, वो सदाएं गूंजी, तो उसका भी आप हवाला दे देते। और एक और चीज, मदीने की रियासत की वहां पे बात हुई, तो जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने मदीना की रियासत की बात की स्पीकर साहब, तो वहां पे एक कानून होता है सबके लिए। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसका अज़म किया था कि मैं जो जेल के अंदर सहूलियात दी जाती है, जेल के अंदर तो मुजरिम पाए जाते हैं स्पीकर साहब, उसमें आप कैसे तफरीक कर सकते हैं? जेल में तो सजाएं दी जा सकती है। आपको याद होगा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुमसे पहले कौमें इसलिए बर्बाद हुई कि वहां पे ताकतवर के लिए एक कानून और कमजोर के लिए दूसरा कानून होता था। तो यहां पे ताकतवर के लिए एक कानून और कमजोर के लिए दूसरा कानून नहीं होगा। स्पीकर साहब, ये तो मैंने बात की जो उन्होंने तकरीर की बात की थी। अब मैं एक और चीज, इन्होंने स्पीकर साहब मैं एक नुक्ते का जवाब इसलिए जाना चाहिए कि इनकी बातें तो चली गई है, मैं नुक्ते से नहीं हटूंगा, मैं इनकी तकरीर से नहीं हटूंगा, क्योंकि इन्होंने सूबों की बात की और परवेज खड़क साहब का हवाला दिया। कौंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग कल भी आपने हवाला दिया था। बिल्कुल होनी चाहिए। मैं जब अपोजिशन में था, मैं सबसे पहले मैं भी ये बात उठाता था और मैं कहता हूं, समझता हूं 153(4) मैं एक पॉइंट मैंने उठाया था स्पीकर साहब, हमारी गैस की रॉयल्टी थी। क्या ये ख्वाजा आसिफ बता सकते हैं कि क्या हमें दी गई थी? बिजली के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा 2200 मेगावाट बिजली हम प्रोड्यूस करते थे स्पीकर साहब। हमारे यहाँ 19 घंटे लोड शेडिंग थी। आपको याद होगा स्पीकर साहब, 19 घंटे लोड शेडिंग थी इनके दौर में। मैं इसी असेंबली में आवाज उठाता था और ये ख्वाजा आसिफ हमारे ऊपर इल्जाम लगाते थे कि खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के अंदर बिजली चोरी होती है। प्रोडक्शन सबसे ज्यादा हमारी, सबसे सस्ती बिजली हम प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन हमें हक नहीं दिया गया था। सूबों के साथ जुल्म हुआ था, जुल्म करते थे। ये गलत बयानी ये भी की गई। स्पीकर साहब, एक और चीज, अभी प्रोडक्शन ऑर्डर की बात हुई। स्पीकर साहब, ये आपका मैंडेट है, आप अपने जिस तरह के हाउस को चला रहे हैं। मुझे याद है कि हम भी अपोजिशन में थे, हमें तो पहले माइक ऑन ही नहीं होता था। आपके यहाँ तो रोजाना अपोजिशन के 2 बोलते हैं और हुकूमत का 1 बोलता है। वहां पे तो हमारा माइक कभी ऑन ही नहीं होता था। तो आपका मैंडेट है, आप इसको बेहतर समझते हैं। लेकिन मैं कंक्लूड करते हुए एक बात जरूर कहूंगा स्पीकर साहब, आज बात हुई प्रोडक्शन ऑर्डर्स की, आज बात हुई जरदारी साहब की सेहत की, आज बात हुई नवाज शरीफ की सेहत की, आज बात हुई किसी और की सेहत की और प्रोडक्शन ऑर्डर की। स्पीकर साहब, इस हफ्ते पाकिस्तान में 3-4 चीजें हुई है। क्या इसके ऊपर किसी ने बात की? कार के का आपको याद होगा जो $1.2 बिलियन पाकिस्तान का नुकसान हुआ था,
तो पाकिस्तान का तनाज़ा था, $1.2 बिलियन पाकिस्तान को जुर्माना अदा करना था। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कोशिशों से उर्दगान से बात करने के बाद $1.2 अरब पाकिस्तान का बचा लिया गया, इसके ऊपर कोई बात नहीं हुई। स्पीकर साहब, दूसरी बात, शाजिया मरी साहब ने कल कौमी असम्बली में सवाल किया था फॉरेन मिनिस्ट्री से कि इस साल कितने पाकिस्तानी जो है वो जेलों से रिहा हुए। 4687 पाकिस्तानी एक साल के अंदर बैरून मुल्क जेल में जो थे वो रिहा हो गए। स्पीकर साहब सुनिएगा, एक हफ्ते का मैं आपको बता रहा हूं, जो खबर ये जो बात कर रहे हैं कि प्रोडक्शन ऑर्डर कोई और चीज, असल चीज है पाकिस्तान ये है। 4687 बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो जेलों में सड़ रहे थे, उनका कोई पूछने वाला नहीं था। इमरान खान की कोशिशों से 1587 सिर्फ सऊदी अरब से एक हुक्म के ऊपर रिहा हुए, 4687 पाकिस्तानी जेल से रिहा हुए। कार के स्कैंडल में $1.2 बिलियन आपका वो हो गया। और मैं आपको एक और खुशखबरी भी सुनाता हूं कि रेकोडेक का जो $6 बिलियन था, $6 बिलियन जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचने जा रहा था, इंशाअल्लाह उसकी भी जल्द खुशखबरी आ रही है और पाकिस्तान को $6 बिलियन वो नुकसान जो होने वाला था वो भी पाकिस्तान का बच जाएगा। स्पीकर साहब, 3-4 चीजें और भी है। स्टॉक एक्सचेंज पिछले 4 सालों में जो इस हफ्ते और अक्टूबर का महीना स्टॉक एक्सचेंज में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली। और दुनिया के अंदर अगर आप स्टॉक एक्सचेंज देखें तो इस हफ्ते में सबसे ज्यादा और पहले नंबर तक जो पाकिस्तान का जो पिछला दौर गुजरा था उसमें पहले नंबर पे पहुंच गया। स्पीकर साहब, एक और चीज, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पाकिस्तान 28 दर्जे तरक्की कर गया और पहले 10 पोजीशन पे आ गया। स्पीकर साहब, वो भी हो गया। स्पीकर साहब सुनिएगा, मैं आपको एक हफ्ते की खुशखबरियां सुनाता हूं कि पाकिस्तान किधर जा रहा है। सर, पाकिस्तान बदल रहा है, इसके ऊपर बात करें। स्पीकर साहब, 28 दर्जे तरक्की करने के बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पहले 10 नंबर पे पाकिस्तान आ गया। फिर एक और चीज सुनिएगा, सबसे बड़ा हमारा मसला क्या था? हमारा ट्रेड डेफिसिट था। हमारा ट्रेड डेफिसिट था। आईएमएफ की रिपोर्ट आ गई, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आ गई, एक्सपोर्ट आपके बढ़ गए, इंपोर्ट हमने कम कर दिए। आपका जो ट्रेड डेफिसिट था वो खत्म होने लगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी मजबूत होने लगी। स्पीकर साहब, इससे क्या होगा? इससे क्या, मैं आपको बताऊं। स्पीकर साहब, मईशत इस्तेहकाम की तरफ, मुल्क का इमेज दुनिया में बेहतर होने लगा। अमानतदार और जनतदार क़ियादत आपकी है। आपका कामयाब जवान शुरू हो गया, एहसास शुरू हो गया। एक काम करे स्पीकर साहब, अपोजिशन को भी कहता हूं, एहसास प्रोग्राम सिर्फ हमारा नहीं है, 192 अरब का है। उसमें हर तहसील, चाहे आप अपोजिशन में हो या गवर्नमेंट में हो, आपके हर तहसील के ऊपर एक कफालत सेंटर बनेगा। उसमें सुनिए, आपकी फायदे की बात है, आप बेवा खवातीन, स्पेशल चिल्ड्रन, आपके माजूर अफराद, आपके बुजुर्ग शहरी, आपके इलाज से महरूम लोग, तमाम लोगों के लिए कफालत सेंटर का कयाम होगा। उसको ऑन कीजिए, अपने हलकों के मसले दूर कीजिए, पाकिस्तान की तरक्की में साथ दीजिए और आगे बढ़िए।